हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के दो मुख्य भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है अनेक इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर जो है एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के कार्य करना है। कंप्यूटर के जो इकाइयाँ होती हैं, मुख्य इकाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। तो आइए जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले देखें कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वे भाग जिनका भौतिक स्वरूप होता है उनको हार्डवेयर कहा जाता है। अगर सामान्य भाषा में बोलें तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मॉनिटर जो होता है टीवी के जैसा स्क्रीन होता है। इसी पर इनपुट किया गया डाटा आउटपुट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग है। इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे CUP लिखा है, ये गलत है। इसका मतलब है CPU, मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है। इसे भी देख सकते हैं और छू सकते हैं। CPU के जो तीन मुख्य भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, इन तीनों के द्वारा ही कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किया जाता है। आगे देखेंगे कीबोर्ड जो होता है ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये टाइपराइटर की भांति दिखाई देता है और इसके द्वारा जो है कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। आगे देखेंगे माउस जो होता है ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसे भी देख सकते हैं और छू सकते हैं और ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और अगला है प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है। प्रिंटर के द्वारा ही हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट प्राप्त किया जाता है। अगला है स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो है कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्कैनिंग के माध्यम से इनपुट किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। इसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो अब जान लेते हैं हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है इनपुट डिवाइस, मतलब कि बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं। उसी प्रकार से अगला है आउटपुट डिवाइस, अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो इन चारों प्रकार से मिलते हैं। इनपुट के रूप में भी होते हैं, आउटपुट के रूप में भी होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी होते हैं और स्टोरेज के रूप में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा जो है कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। आगे देखेंगे इनपुट डिवाइस जो होता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बदल देते हैं। इनपुट उपकरणों का जो मुख्य कार्य होता है मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना, मतलब कि बातचीत करवाना होता है। अब हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है ये उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी को लेते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। मतलब कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से इनपुट किया जाता है, उस इनपुट को आउटपुट जो है आउटपुट के रूप में परिवर्तित कर देता है या हार्ड कॉपी के रूप में भी परिवर्तित कर देता है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए प्रिंटर द्वारा जो होता है कंप्यूटर में स्टोर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके।
तो इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर इनपुट किया गया डाटा प्रदर्शित किया जाता है। आगे प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस ये उपकरण जो होते हैं कंप्यूटर के भीतर मतलब कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। डाटा की प्रोसेसिंग करना ही प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य है। जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, ये सब जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला है स्टोरेज डिवाइस। ये उपकरण जो होते हैं कंप्यूटर के भीतर डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, ये सब जो होते हैं स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर जो है ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जिसे आप देख तो सकते हैं परंतु उसे स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो आपको सिर्फ दिखाई दे सकता है। ये होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से मॉनिटर के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ दिखाई दे सकती हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जैसे कि आप एटीएम जाते होंगे, वहाँ पे देखेंगे एटीएम मशीन में जो भी लिखा हुआ होता है वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही लिखा जाता है। उसे आप देख तो सकते हैं मगर उसे छू नहीं सकते। उसी प्रकार से पूरा एटीएम मशीन जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएगा, क्योंकि एटीएम मशीन को आप छू सकते हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का ही दूसरा नाम होता है। प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलग ही प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में और जान लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत के वे भाग जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटरों में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामों का एक समूह होता है। कंप्यूटर के ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले जो होता है रैम में लोड किया जाता है। रैम में लोड होने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट मतलब कि क्रियान्वित किया जाता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। अब हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों हुई। नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा जो है उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड ना किया जाए। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्र को टाइप करना अथवा ग्राफिक चार्ट निर्मित करना या प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना या कार्यालय संबंधी व्यक्तिगत डाटा का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब कि आपने सुना होगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक, MS एक्सेस। तो ये सब जो होते हैं अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड जो होता है, इसमें जो है आपको किसी प्रकार का पत्र लिखने के लिए या फिर किसी प्रकार का चित्र वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो ऑफिस में जो कार्य किया जाता है MS ऑफिस पर ही किया जाता है। उसी प्रकार से MS एक्सेल हो गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के टेबल तैयार करने के लिए, डाटा तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट होता है, जिसके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के स्लाइड बनाए जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये सारे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। चलिए अब हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के और क्या क्या कारण हैं। पहला है कंप्यूटर चालू करने के लिए, दूसरा है पत्र टाइप करने के लिए, फिर है चार्ट का निर्माण करने के लिए। अलग अलग प्रकार का चार्ट जो तैयार किया जाता है वो कंप्यूटर में ही किया जाता है। अगला है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। तो ये इन सारे चीज़ों की वजह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध मतलब कि मैनेज एवं नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर को चालू किया जाता है और पूरे कंप्यूटर को चलाया जाता है। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य भाग है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लोड होने के बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। अब जान लेते हैं यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC में स्टोर किया जाता है, तो इसे सामान्यतः फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। संक्षेप में कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डीबगर आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में डाला जाता है, जिसके द्वारा किसी प्रकार के कंप्यूटर को या लैपटॉप को चलाया जाता है। तो चलिए हम एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह जरिया है जिसकी सहायता से हम अपनी बात कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचा पाते हैं या हार्डवेयर को कमांड दे पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और हमारे यानी कि यूजर्स के बीच
एक पुल का काम करता है, मतलब इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। अभी आप अपने मोबाइल को चलाते होंगे या फिर कंप्यूटर को चलाते होंगे, उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही डला होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अब हम दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है असेंबलर, इसके बारे में जान लेते हैं। असेंबलर क्या होता है? तो जो भाषा अनुवादक मतलब कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि बदल देते हैं, वह असेंबलर कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा चीज़ जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज कर देता है उसे असेंबलर कहते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर क्या है, मशीनी भाषा को ही समझता है। तो असेंबली भाषा में कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको पहले कंप्यूटर मशीन भाषा में बदलता है, तो ये जो कार्य होता है असेंबलर के द्वारा हो पाता है। अब हम जान लेते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मतलब कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसी मशीन भाषा में बदल देता है। कंपाइलर जो है एक ही बार में पूरा लाइन को या फिर पूरा लैंग्वेज को ही जो है क्या बोलते हैं, एक ही बार में मशीन भाषा में बदलता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में मतलब कि मशीन भाषा में बदलने का काम कंपाइलर करता है। लेकिन कंपाइलर जो है ये कार्य एक ही बार में कर देता है, मतलब कि एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। दूसरा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है ये भी कंपाइलर की तरह ही हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का ही काम करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है एक एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है, मतलब कि लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बस इतना ही अंतर है कि कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक करके लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं लिंकर के बारे में। लिंकर क्या होता है? असेंबलर एक सोर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। मतलब कि जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो कोई सोर्स प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उसे जो है लिंकर को दे देता है। लिंकर इस ऑब्जेक्ट कोड को लेता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने योग्य कोड बना देता है और इसे लोडर को सौंप देता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है वो जो होता है सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। अब उस प्रोग्राम को जो है उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड बनाने के बाद और ये जो ऑब्जेक्ट कोड जो बनाता है वो असेंबलर बनाता है। तो असेंबलर जो है सोर्स प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उसे लिंकर को देता है और लिंकर इसी कोड को प्रोग्राम जो है रन होने के लिए मतलब कि एग्जीक्यूट होने के लिए उसके योग्य बना देता है और उसको लोडर को सौंप देता है। यही कार्य करता है लिंकर। आगे देख सकते हैं लोडर। लोडर क्या करता है? देखो, लिंकर जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने लायक बनाने के बाद उसको लोडर को सौंप देता है। तो लोडर क्या करता है? वर्तमान में निष्पादित होने वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो जो है कंप्यूटर की मेमोरी में होना चाहिए। यह काम जो होता है लोडर की जिम्मेदारी होता है। मतलब कि जो भी प्रोग्राम जो है क्रियान्वित होने वाले होते हैं मतलब एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं उन सभी प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में होना आवश्यक है। अगर वो कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं रहेंगे तो कोई भी प्रोग्राम जो है क्रियान्वित नहीं होगा, मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। आगे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंकर जो है एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामर के निष्पादन मतलब कि एग्जीक्यूशन योग्य फाइल या किसी मॉड्यूल को लोड करने के लिए लिंकर द्वारा उत्पन्न मतलब एग्जीक्यूशन के लिए मुख्य मेमोरी में लोड कर देता है। कहने का मतलब यही है कि लोडर जो है ना मेमोरी में उस प्रोग्राम को लोड करता है ताकि वो प्रोग्राम रन हो सके।
यह मुख्य मेमोरी में निष्पादन योग्य मॉड्यूल को मेमोरी स्पेस आवंटित करता है। लोडर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट लोडिंग, रिलोकेटेबल लोडिंग और डायनामिक रन टाइम लोडिंग। ये तीनों प्रकार से लोडिंग करने का काम करता है। आगे हम जान लेते हैं डिबग के बारे में। डिबगर जो टेस्टिंग टीम होते हैं या फिर क्लाइंट होते हैं, तो इनसे जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में मौजूद खराबी, जिसको बग कहा जाता है, उसका टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद जब डेवलपमेंट टीम या डेवलपर उस सॉफ्टवेयर में मौजूद बग मतलब कि खराबी को ठीक करने के लिए बैठते हैं, तो इस प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। मतलब कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का खराबी अगर आती है तो उसे बग कहा जाता है और उस खराबी को ठीक करना ही डीबगिंग कहलाता है। इसके दौरान डेवलपर सॉफ्टवेयर में मौजूद नुक्स या डिफेक्ट का कारण जानने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करते हैं। तो जो होते हैं डेवलपर, वो जो है सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रकार की खराबी होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, यही डीबगिंग कहलाएगा। आगे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है। मतलब कि मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में चलने वाला कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़र द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज़र अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिभाषा देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मतलब कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि MS वर्ड। MS वर्ड के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लेटर, पत्र वगैरह टाइप किया जाता है। दूसरा है MS एक्सेल। MS एक्सेल जिसके अंतर्गत टेबल बनाए जाते हैं। MS पावर पॉइंट जिसमें स्लाइड बनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। MS एक्सेस ये भी MS एक्सेल की भांति टेबल तैयार करने के लिए ही, डाटा का टेबल तैयार करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। MS आउटलुक ये भी MS एक्सेल, MS एक्सेस के जैसा ही होता है। चलिए ठीक है, अब हम जान लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो तीसरा जो प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सबको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। इसका परिभाषा देख लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जान चुके हैं। अब कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे देख लीजिए। पहला है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, डिस्क क्लीनर एक्सेट्रा। चलिए एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्क डीफ्रैगमेंटर। यह जो होता है एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है। कंप्यूटर में डेटा को डिस्क पर फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब किसी फाइल का आकार बहुत अधिक हो जाता है तो वह फाइल फ्रैगमेंटेड
हो जाती है, अर्थात कि उस फाइल का जो कंटेंट होता है डिस्क पर एक सेक्टर में स्टोर नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस फाइल का कंटेंट विभिन्न सेक्टर में तितर बितर ढंग से स्टोर हो जाता है, मतलब कि जहाँ पाता है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, जिसके कारण उस फाइल की जो एक्सेसिंग होती है धीमी हो जाती है और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी धीमी हो जाती है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर उसी धीमी या जो भी स्लो हो जाती है उसको ठीक करने का काम करता है। आगे देखेंगे स्कैन डिस्क के बारे में। स्कैन डिस्क क्या करता है, यह जो होता है पीसी का एक उपकरण, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर का उपकरण है, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है। यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव पर स्टोर डाटा को स्कैन करता है। स्कैन डिस्क जो होता है पीसी उपकरण डाटा की फाइल और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को सत्यापित करता है और समस्या जब आती है तो उसे रिपेयर कर देता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी खराबी होती है तो उसको स्कैन करके उसको ठीक करने का कार्य जो होता है स्कैन डिस्क का है। यह हार्ड ड्राइव पर सरफेस स्कैन भी करता है और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई भौतिक क्षति मौजूद है या नहीं, और हार्डवेयर के दूसरे खंड में प्रभावित डाटा को ले जाने का प्रयास करता है। आप लोग देखे होंगे जब भी लैपटॉप स्टार्ट किया जाता है तो लैपटॉप में कोई दूसरा मेमोरी डाला जाता है, अन्य बाहरी मेमोरी, तो उसको पहले स्कैन किया जाता है। तो ये होता है स्कैन डिस्क के द्वारा ही, ताकि उस मेमोरी में किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी होती है तो स्कैन से पता चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्लीनअप ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह आपको फाइल और फोल्डर तक तेजी से पहुंचाने में सक्षम बनाता है। अब हम जान लेते हैं डिस्क क्लीनअप के बारे में। अस्थायी इंटरनेट फाइलों को हटाना भी डिस्क को साफ करने का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन कुछ अन्य अस्थायी फाइलें भी होती हैं जो डिस्क पर अनावश्यक जगह घेरती हैं। यह प्रक्रिया आवश्यक है यदि आपके छोटी हार्ड ड्राइव है और आप अक्सर स्थान की कमी से परेशान रहते हैं। कंप्यूटर जो होता है क्लीनअप ऑप्शन विंडो में उपलब्ध रहता है। स्कैन डिस्क जो है इन्हीं फाइलों को स्कैन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्क में किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी आती है तो उसको क्लीन करने का जो जिम्मेदारी होता है डिस्क क्लीनअप का होता है। मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव में हो गया, फ्लॉपी डिस्क में कोई भी प्रकार की खराबी आ रही है तो उसको डिस्क क्लीनअप चेक करता है, उसको ठीक करता है। आगे देखिए एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस जो होता है वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में गुप्त सभी वायरस प्रोग्राम को डिलीट करने का कार्य करता है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी वायरस अगर सिस्टम में आ जाती है तो उसको डिलीट करने की जिम्मेदारी या उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी एंटीवायरस की होती है। एंटीवायरस को एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में मालवेयर स्पाईवेयर जो कि किसी भी प्रकार से इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर में आते हैं, इन सब द्वेषपूर्ण प्रोग्राम का पता लगाने तथा उन्हें डिलीट करने में सक्षम होता है। एंटीवायरस को मुख्यतः सिस्टम में छुपे वायरस का पता लगाने तथा उसे नष्ट करने के लिए निर्माण किया गया है। आगे हम जान लेते हैं डिस्क चेकर के बारे में। डिस्क चेकर जो होता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क चेकर कंप्यूटर के किसी डिस्क की खराबी का पता लगाता है और उसे ठीक कर देता है। आगे है सिस्टम प्रोफाइलर। सिस्टम प्रोफाइलर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम को सुव्यवस्थित रूप से रखना ही सिस्टम प्रोफाइलर का कार्य है। आगे जान लेते हैं वायरस स्कैनर के बारे में। वायरस स्कैनर एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर डिवाइस में मॉलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने के लिए हार्डवेयर को स्कैन करता है
ये जो प्रोग्राम होता है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं और स्कैनिंग के तरीके मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक वायरस स्कैनर जो है वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक हिस्सा होता है जो कि वायरसेस और दूसरे हानिकारक चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है। वायरस स्कैनर का लक्ष्य वायरसेस और प्रोग्राम से होने वाले थ्रेट्स मतलब खतरे को आइडेंटिफाई और रिव्यू करना होता है। मतलब कि वायरस को स्कैन करना ही वायरस स्कैनर का कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं डिस्क क्लीनर के बारे में। तो डिस्क क्लीनर क्या है? डिस्क क्लीनर एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इससे डिस्क में फ्री स्पेस हो जाता है। तो ये सारे जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, इसके द्वारा जो है कंप्यूटर को मतलब समय समय पर रिपेयर किया जाता है और उसे अच्छे से कार्य कर सके ऐसा बनाया जाता है। तो इन सब की वजह से ही कंप्यूटर अच्छे से चल पाता है। तो कंप्यूटर में मुख्य 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों से मिलकर ही कंप्यूटर पूर्ण होता है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आगे आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और किसी प्रकार का भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज में बता सकते हैं या फिर जब मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ उस वक्त भी आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।